हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने मैं शांतनु यश एवरीडे न्यूज़पेपर डिस्कशन पर अब चर्चा होगी। और हमें देखना है कि इस बार की जो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, आप लोग जो मिलके जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम पूरा कंपाइल कोर्स न्यूज़पेपर का पर डे के हिसाब से उधर मई से लेकर इधर मई तक का पूरा हम प्रोवाइड करवाएंगे। क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंस है, हम क्या क्या देखेंगे, पहले देखो। उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है। उसमें हम देखेंगे क्या उसमें इम्पोर्टेंट है। हम क्या देखेंगे, पहला फर्स्ट देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट जैसे हम कह सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है। हम आज उसका भी तरीका आपको बताएंगे कि ये चीज़ें हम पढ़ें, इस चीज़ को हम छोड़ दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ों को पढ़ लें। और शुरुआती दौर पे अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें शुरुआती दौर पे अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें कुछ प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम होती है कि टाइम टेकिंग का काम है ये। ठीक है, टाइम टेकिंग का काम है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको न्यूज़ निकाल के उसमें से हम दे देंगे आपको। न्यूज़ निकाल के आपको देंगे और उस न्यूज़ से संबंधित क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो न्यूज़ क्या क्या कह रहा है, कौन कौन मुद्दे पे बात कर रहा है, जीएस के किस पेपर से संबंधित है, इसमें मेंस के किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन एवरीडे के हिसाब से यहाँ पे दिए भी जाएंगे ना। और उसके साथ साथ उसका जो आंसर बन सकता है पीटी के लिए, उसके भी हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन कोशिश रहेगी कि आपको हम एक क्वेश्चन दें, उस क्वेश्चन से जो ऑप्शन है उसमें ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत, और गलत है तो क्यों। ये भी तो जानना जरूरी है ना, क्यों और किस तरह यूपीएससी डिमांड कर रही है, किस तरह यूपीएससी डायनेमिक पार्ट को स्टैटिक पार्ट्स में जोड़ के और कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ले आ रही है, उस पर भी ध्यान रहेगा। इसका मतलब तीसरा चीज ये रहेगा, न्यूज़पेपर 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 में क्या, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में हमें क्या देखना है, इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें। और जब हम इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें देख लेंगे न्यूज़पेपर में, तो याद रहे कि उसमें हम तीसरा फोर्थ पॉइंट जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि दो क्वेश्चन यहाँ से। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ से मेंस के क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक। दूसरा हम जो देखेंगे कि यूपीएससी पीटी के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यूपीएससी पीटी के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक। तीसरी चीज हम और देखेंगे, एक जो स्टेट पीएससी होता है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। इसमें भी स्टेट पॉसिबिलिटीज क्या है, स्टेट इसकी क्या पॉलिसी है, इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, इसमें कौन से आ सकते हैं पीटी में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम एडिटोरियल को भी पढ़ेंगे। एडिटोरियल का हम वो पार्ट देखेंगे, एडिटोरियल में हम उस पार्ट को देखेंगे, फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर हम देखेंगे कि एडिटोरियल का वो पार्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर में हम, जैसे कि आपको मैंने जीएस के किस पेपर से संबंधित है ये। दूसरी चीज, ये मेंस के किस कहाँ तक इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज कि हमें न्यूज़पेपर को कम टाइम में कैसे रीड करना है, रीड करना है।
ये देखें, ऐसा होता है ना कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक दिन में ही जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एक दिन में ही जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस न्यूज़पेपर में हम पाते हैं कि बहुत सारे इश्यूज ये होते हैं उस न्यूज़पेपर में कि तरीका ये होता है उसमें देखते हैं तो हमारे पास जो तरीका आता है न्यूज़पेपर में, समस्या जो आती है सबसे पहले ये आती है कि जब हम बिगिनर होते हैं, जब हम बिगिनर होते हैं, जब हम बिगिनर होते हैं, ये है बिगिनर होते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ आके खड़ी होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये जो इंसान है, ये हो गया मैन, ठीक है, और ये जो हो गई मान लो वुमेन ना, ये बच्चे, तो ये दोनों जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, स्टार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनको कि न्यूज़पेपर में कौन किस पेपर से रिलेटेड है, जीएस पेपर के किस पेपर से रिलेटेड है, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हमने आज सोचा कि हम बेसिक ही बता दें। रीज़न क्या है कि कमेंट में ये भी आया कि बेसिक चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी था कि बेसिक पहले हम जाने हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा गोल होगा कि सिलेबस हमें पूरा मालूम होना चाहिए। तो इससे हम उस टॉपिक को देख के बता देंगे कि ये जो टॉपिक है जीएस के इस पेपर से संबंधित है। क्लियर? दूसरा जब हम देखते हैं, दूसरी जब चीज़ें हम देखते हैं तो उसमें जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब हम पढ़ लिए तो हमें टाइम का इशू बहुत है। तो टाइम अगर आपका स्टार्टिंग फेज में 2 आवर्स लग रहा है तो दैट इज़ गुड, क्योंकि दैट इज़ गुड। और फिर मैं कहता हूँ कि टाइम आपको ज़्यादा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंप्लीट काम होता है एजुकेटर का, पढ़ाने वाले का, वो आपको पढ़ा के प्रोवाइड करवा देता है, तो आप उसकी समस्या मत लीजिए ये, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की समस्या आती है कि मान लीजिए कि ये भी हमको मिल गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, मालूम हो गया। जब मालूम हो गया तो हमें ये पता करना है कि क्वेश्चन पीटी के कैसे सॉल्व होंगे, मेंस के कैसे सॉल्व होंगे। तो अब दूसरी चीज़ आती है पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू दो होते हैं, एक मेंस का और एक पीटी का, एक मेंस का, एक पीटी का। अब आपको ये दोनों कभी भी एग्जाम की जो तैयारी करनी है पीटी टू मेंस की ओर करनी है, ना कि मेंस टू पीटी। अगर आपने मेंस तैयार कर लिया तो मेंस के साथ साथ आपका पीटी तैयार हो जाता है ना, तो उस पर ध्यान देना है। फिर आगे देखते हैं, देन आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं तो हमें जो इशू मिलता है, आगे जब हम चलते हैं तो हमें जो इशू मिलता है वो देखते हैं। तो हमें जो मिलता है पीवाईक्यू हो गया। अब पीवाईक्यू के बाद हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि हम पीटी के क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन हो नहीं पाते। तो अब इसके लिए अब फर्स्ट मेथड लगते हैं एलिमिनेशन मेथड, देन सेकंड मेथड लगते हैं एलिमिनेशन के मेथड के बाद परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। देन आगे देखते हैं जियांट व्यू ऑफ परसेप्शन रखते हैं। देन आगे आप चलते हैं उसके नेक्स्ट पे, तो आप ये देखते हैं कि डाउट में कितने क्वेश्चन हैं, डाउट में
कितने क्वेश्चन हैं। जब इन सब को देखते हैं तो यूपीएससी हमेशा ये ध्यान देना कि एलिमिनेशन मेथड तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे जितना पढ़ लें आप 20 to 25 क्वेश्चन से आगे परफेक्ट नॉलेज में आप नहीं जा सकते इन एग्जामिनेशन हॉल। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड आएगा कैसे, बहुत सारी पीवाईक्यू सॉल्व करने से। तो इसलिए आप रोज के 2 आवर्स जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने में लगाएं, पीवाईक्यू को सॉल्व करें और सॉल्व करें, उससे ये निकालें कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं, उससे संबंधित बातों को जानें। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कीजिए, उससे इसको हम दूसरे दिन की क्लास में ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब समस्या जब पीटी की सॉल्व हो गई तो अब मेंस की समस्या हम देखते हैं, मेंस की समस्या। ठीक है, जब मेंस की समस्या आके खड़ी होती है तो मेंस की समस्या में क्या होता है, मेंस की समस्या में क्या होता है, मेंस की समस्या में क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है मेंस की समस्या में, मेंस 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 प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम मेंस में हम देखें तो प्रॉब्लम ये है मेंस का कि हमें ये नहीं मालूम होता हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा, वहीं पे दूसरा हम देखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन, डिमांड ऑफ क्वेश्चन। फिर वहीं हम देखते हैं कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, अब हमारे पास दो कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि इस डिमांड में हम कैसे लिखें इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कितने नंबर में इंट्रोडक्शन लिखें, कितने लाइन में। दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी, तीसरी प्रॉब्लम आके खड़ी होती है कंक्लूजन कैसे लिखें। ये तीन चीज आप कोचिंग कहीं किए होंगे तो या तो वहां से सीखें, या तो आप क्या करें कि गूगल पे ढेर सारी कॉपियां पड़ी रहती हैं टॉपर्स की, उस कॉपी को डाउनलोड करें। ठीक है, उस कॉपी को, उस कॉपी को डाउनलोड करें। जब आप उस कॉपी को डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट आपको मिलता है कि कैसे कॉपी में इंट्रोडक्शन लिखा जा रहा है, हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट द बॉडी, हाउ टू राइट द कंक्लूजन। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को लेके हो जाती है तो आप एक चीज़ ये पाते हैं कि अब आपके पास कंटेंट की कमी होती है। आगे का इशू, आगे का प्रॉब्लम क्या होता है, कंटेंट। अब आपका प्रॉब्लम जो हो रहा है वो कंटेंट पे आएगा, रुकेगा। ठीक है, कंटेंट। ठीक है, अब कंटेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, और कंटेंट की प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, पढ़ना। चीज़ों को पढ़ें, लॉन्ग टाइम तक रिटेन करें, चीज़ों को, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझें और उसको अप्लाई करें। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद की भी एक समस्याएं हैं, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कौन सी है, टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि ले दे के एक क्वेश्चन सॉल्व करने में जो समय मिलने वाला है वो 9 मिनट मोटा मोटा मिलने वाला है। अब कितने मिनट में उस क्वेश्चन को हम सोचें और कितने मिनट में लिखें, प्रॉब्लम यहाँ आई। अब इसके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन रोज लिखें,
या तो 3 आवर्स का हर वीकली लिखें, या तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रोज लिखें, एवरी डे राइट द 2 or 3 क्वेश्चन, देन यू विल गेट अचीव योर टारगेट. if you deny if you deny this process, you can't achieve your target. So first of all, see this point, विदाउट प्रोसेस आप कोई चीज नहीं कर सकते. एग्जाम में आप क्या चीज करना है, सबसे पहले ये चीज जाने, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करना इज मेन थिंग, इट इज मेन थिंग. अब अदर चीज छोड़ दो, अगर आपने प्रोसेस बिल्कुल परफेक्टली फॉलो किया है तो गोल अचीव करने में इफ वट कुछ नहीं है किसी भी एरिया में, और वो होता है सिलेबस. तो सिलेबस का डिफाइंड क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट इज डिफाइंड क्राइटेरिया, it means what is defined criteria, it, it means what is defined criteria. देखते हैं डिफाइंड क्राइटेरिया में हम ये देखते हैं सिलेबस का डिफाइंड क्राइटेरिया. ये जो डिफाइंड क्राइटेरिया है सिलेबस का, इसका हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि सिलेबस में आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स की आपको मीनिंग मालूम है. कीवर्ड्स मीनिंग मालूम है. अगर आपको सिलेबस के कीवर्ड की मीनिंग नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you know about the what is syllabus related to GS paper 1 2 3 4 and so on and so on. अब जब इन चीजों का सॉल्यूशन आपके पास आ गया, सॉल्यूशन आपके पास आ गया, तो इस सॉल्यूशन से आप देखेंगे कि एवरी टॉपिक एवरी पेपर के सिलेबस से आपको लगभग 60+ चीजें रिटर्न होंगी. और जब 60+ रिटर्न किस वे में, मीनिंग के भी आप पे, और जब मीनिंग आपके क्लियर होगी, व्हेन द क्लियर योर मीनिंग related to your syllabus, GS paper 1 and 2 and 3 so on, तो then you will realize कि ऐसे पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ऐसे पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ऐसे पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा. उसके लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कारण है उसका, क्योंकि आपको जितने भी जीएस के पेपर से ही तो आएगा, इससे जीएस के पेपर से ही तो ऐसे आएगा, ना कि उसके बाहर से. तो आपको मीनिंग मालूम है. अगर आप जीएस के किसी एक पेपर को जोड़ के उसकी अगर मीनिंग लिख देते हैं सबकी एक एक बाई करके, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को जोड़ के अगर एक एक पॉइंट को आप राइट कर देते हैं तो आपका ऐसे कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट. तो इसका मतलब इससे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो हम आज की जो इशू में बात कर रहे थे, मेरा मेन बात करने का मकसद यही था कि आप ये जानो कि समस्या को सॉल्व कैसे करना है जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं, या कि तैयारी के मिड में होते हैं, या कि तैयारी हम कंप्लीट कर चुके होते हैं, तब भी इन समस्याओं का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है. बहुत से ऐसे लोग हैं. तो इन समस्याओं का सॉल्यूशन यही है कि आपको सिलेबस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. और सिलेबस का अच्छा ज्ञान तभी हो सकता है जब भी आपको सिलेबस मिलता है उस सिलेबस के हर वर्ड्स के मीनिंग क्लियर वे में डिफाइंड होने चाहिए आपके माइंड में ऑलवेज.
अब अब आपके पास से देखेंगे कि आप हर जगह उससे रिलेटेड चीजें अपने आप सर्च कर लेंगे, क्योंकि जीएस का दायरा एक ब्रॉड है ना, ब्रॉड। अगर क्वेश्चन एक टॉपिक से बनाते जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, तो वो डिफाइन करना ये मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से बनेगा कहाँ से नहीं। तो हमारा तरीका यही हो सकता है कि मॉडल क्या है, फ्रेम क्या है पेपर का, चीज़ों को समझे कैसे, ट्रेंड कैसे चलेगा, करंट सिनेरियो क्या रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, कौन सा वे अपनाएं जिससे कि हमारे सक्सेस रेशियो बढ़े, ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। इस पॉसिबिलिटीज़ में हमें जो है ज्ञान, परसेप्शन, व्यू ऑफ नॉलेज होना चाहिए। अगर एक वो नहीं होगा और वो किस वे में, कॉन्सेप्चुअल बेसिस, रेशनल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस, ये नहीं कि मतलब हम पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ पढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या अमहत्वपूर्ण है, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए चलना है। हाँ, अब ये उठता है कि इसको जानेंगे कैसे, PYQ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं 5 ईयर्स के पीटी और 10 ईयर्स 8 ईयर्स के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें रोज़ देखना है। हम अगर उनसे रोज देखेंगे और उससे संबंधित चीज़ों को समझेंगे तो हमारे दिमाग में धीरे धीरे एक घर सा बनता जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है। और जब हम कभी भी न्यूज़ पेपर को देखेंगे या कोई और चीज़ देखेंगे तो हम अपने आप, मेरे माइंड में क्लिक करेगा, आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे ही पूछ रहा है कमीशन, ऐसे ही पूछ रहा है, हो सकता है। तो आप उस चीज़ पे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, जीएस के पेपर की वर्ड की मीनिंग की अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो उसके कंटेंट भी आपके दिमाग में उसी समय आ जाएंगे। अब आपका आपका माइंड ये प्रिपेयर कर दे कि इवनिंग में या मॉर्निंग में 2 या 3 मेंस के क्वेश्चन वहीं से लिख लो। अब आपने लिख लिया, उस चीज़ को लिख के आप अपने रख लो अपने पास, ताकि एग्ज़ाम के मेंस के टाइम में उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, कंटेंट आपके पास रहेंगे। अब तीसरी प्रॉब्लम और एक होती है कि हम मेंस के टाइम पे मेंस देने जाएं तो कैसे क्या करें। अब इसकी जो समस्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा, तो ये समस्या ये है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए और वो स्वयं सेल्फ बनाई हुई नोट्स हो, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम सफिशियंट नहीं होता है। क्योंकि आज है तो फिर कल है, परसों फिर एक दिन, ऐसा करके छुट्टी, फिर उसके बाद पेपर, तो कंटिन्यूसली पेपर होता है। तो उसके लिए आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिससे कि आप वन इंस्टेंट में 1 आवर्स 2 आवर्स बिफोर आए, देखें और लिख लें। और इस चौथी प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। अगर पढ़ रहे हैं और रिटेन कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो समस्या आप में नहीं है, ये समस्या सबकी है। क्योंकि ये जो चिप है ना 1450 सीसी के हमारे माइंड पे, वो भूलने के लिए ही है, लेकिन चीज़ों को याद करने का तरीका भी है उसमें। याद करने का तरीका ये है कि हम रिवीजन करें। रिवीजन जैसे कि आज हमने उस चीज़ को पढ़ा तो कल 1 आवर्स दें, फिर नेक्स्ट डे हाफ आवर्स दें, फिर 15 मिनट्स दें, फिर उसका शॉर्ट सिनॉप्सिस बना लें, फिर वीकली उसको टाइम दें, फिर 15 डेज पे टाइम दें, फिर मंथली उसको टाइम दें। ऐसे करते करते वो चैप्टर जो होता है उसकी रिटेनिंग इतनी तेज होता है, इतनी फर्निश हो जाती है आपके माइंड में, वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आप ये पाएंगे कि चीज़ों आपको अपने आप याद है। आप किसी भी टॉपिक पे आराम से अच्छा खासा लिख सकते हैं। तो ये करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अब हम आप आगे, ये समस्याएं थी, इन समस्याओं का सॉल्यूशन था। हाँ, और कोई दिक्कत हो कि हाँ कि मन में प्रश्न आए कि हाँ और चीज़ें जाननी है, तो उस पर भी आप कमेंट करें, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसका हल हम आपको देंगे कि हाँ ये चीज़ें करिए, है ना। अब आज से हम सोचेंगे कि अब यूपीएससी, इधर इंटरव्यू तो चल, इंटरव्यू भी स्टार्ट है यूपीएससी का, आईएएस का, और पीटी भी आने वाला है, तो हमारे पास समय रहा नहीं।
तो समय रहा नहीं, तो अब हमें करंट को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो करंट को लेकर चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि करंट की जो इन डेप्थ नॉलेज है एवरीडे के बेसिस पर रखनी होगी। तो इसी इशू को हम 2-3 दिन पहले ही, हम 4 दिन पहले करंट चला ही रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन अब जो एक क्राइटेरिया है वो न्यूज पेपर के बिहार पे चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। तो हम उसी इशू पे बात करने आए थे। अब हम आज देखेंगे कैसे कैसे न्यूज पेपर को, क्या क्या चीज़ों को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिर उसके बाद इसका जो एक प्रॉपर रूप से डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से, है ना, चीज़ों को। ओके। अब देखिए कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, इस न्यूज पेपर को देखते हैं तो इलीगल इमिग्रेंट्स विल बी डिटेक्टेड डिपोर्टेड शाह। ठीक है, अब ये लाइनें हैं इसमें, ये लाइनें हैं, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट बिल डिटेक्टेड डिलीट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्री, यूनियन ऑफ मिनिस्टर अमित शाह सेड टू विटनेस। अब ये देखेंगे तो ये पॉलिटी के वाले चैप्टर्स, इंटरनल सिक्योरिटी वाले चैप्टर्स उससे संबंधित है। तो हम पहले ही आपको ये बता देंगे कि ये चैप्टर किससे, ये टॉपिक किससे संबंधित है। वहीं पे नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे हम, नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम देखने चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये पायलट वाला इशू है तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं ना, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट है ये, अब आगे हम देखें। अब जैसे ये न्यूज़ देख लेंगे, ये न्यूज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट्स बन जाती है, क्योंकि ये न्यूज़ आपके टॉपिक से, जैसे कि केरला हाई कोर्ट एडवोकेट्स बॉडी परसिस्टेंट फ्लैग्स लेटर ऑन एक्टर असॉल्ट केस वर्डिक्ट, इस पर देखेंगे। ठीक है, अब जैसे केरला हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट सेंट टू द लेटर चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट प्रोब into the contents and alleged anonymous letter December 2, citing potential breach the confidentiality uh, confidentiality regarding Monday order by the Ernakulam Principal Session Court acquiring the actor Dilip along with the two others and 2070 abduction rape case actor of Kochi। ठीक है, तो ये जो अगर न्यूज को हम पूरा पढ़ के एक चीज देखें तो ये वर्डिक्ट किस पे है, ये चीजें किस पे है, ये बॉडी प्रेसिडेंट फ्लैग्स लेटर ऑन द एक्टर अजोल्ट केस ऑफ वर्डिक्ट, वर्डिक्ट किस पे है। लेकिन अब क्या है कि ये हमें पता करना है कि क्या ये न्यूज से इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें देखनी है। अब ये उतना इम्पोर्टेंट हो तो उसको हमें करना है, अगर नहीं है तो हमें आगे बढ़ चलना है, इसी से हम अपना टाइम बचाते हैं। क्लियर, आगे की न्यूज।
अब जैसे थोड़ा सा अब न्यूज को देखें, अब साइंस की ओर थोड़ा सा जाएं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे फार्मर्स क्लैश विद पॉलिसी ओवर द कंस्ट्रक्शन एथोनॉल फैक्ट्री इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सेवरल हर्ट। अब एथोनॉल फैक्ट्री में क्या क्या होता है, साइंस के परसेप्शन से उसको पढ़ना है। तो अब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, एथेनॉल परसेप्शन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, करंट टाइम में एथेनॉल से क्या हो रहा है, एथेनॉल से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं पीटी और मेंस में साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड, उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन भी बता दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देन जैसे हम न्यूज है, मनरेगा डिलेज फॉर्म आउटफिट द सेंड नोटिस टू द सेंट्रल बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या चीजें हो सकती हैं, इससे संबंधित क्या चीजें हो सकती हैं, इसके विषय में भी आपको क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए। ठीक, तो अब इसकी हिस्ट्री बता दी जाएगी आपको, हिस्ट्री क्या हो सकती है, इसके प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये अब एडिटोरियल पे देखते हैं। ठीक है, एडिटोरियल पेज, अब एडिटोरियल पेज अगर हम आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब एडिटोरियल पेज पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है नेशनल सॉन्ग्स डिबेट रीडिंग द बिटवीन द लाइंस ना। अभी ये जो के चंद्रू, रिटायर्ड जज मद्रास हाई कोर्ट, क्लियर। अब इस पे हुई प्रॉब्लम, पहले हम नेशनल सॉन्ग वंदे भारत की बात कर लेते हैं, इशू क्या था, क्या समस्या हुई उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, दिक्कत ये थी उसमें, समस्या जो थी वो ये नहीं थी कि किसी ने कुछ क्या कहा, प्रॉब्लम ये थी कि जैसे वहाँ पे सेशन में भी इसकी टाइमिंग रखी गई थी, और सेशन हो रहा है, सेशन 3 होती हैं BMW। ठीक है, मतलब मानसून, विंटर और बसंत, मतलब वो ये 3 सेशन जो होते हैं BMW के नाम से। ठीक है, तो ये 3 सेशन जो होते हैं, ये 3 सेशन जो होते हैं, इन सेशन के अंतर्गत, इन सेशन के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि अभी जो सेशन हो रहा है उसमें वंदे मातरम का इशू, इस गीत का इशू उठा। इस इशू पे ये कहा गया कि पहली चीज़ तो उन्होंने, जो उसके लेखक थे वंदे मातरम के, तो अपने जो है प्रधानमंत्री जी ने तो उनको दा के शब्द से संबोधित किया। तो उन्होंने, दा मतलब होता है भाई ना, तो उस पे भी इशू उठा, इनके समकालीन कैसे हो सकते थे वो। ठीक है, ये चर्चा वहाँ पे है। फिर उसके बाद ये रही कि ये इसकी शुरू के 2 लाइन जो लिखी हैं वो तो सही हैं, उसके बाद की लाइनें जो है वो पूरा हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। अब क्लैश हो रहा था मुस्लिम और हिंदू, उस लाइनों का जो इशू था। ठीक है, तो इसलिए वो मुद्दा उसमें चला हुआ था और इसीलिए ये एडिटोरियल बन के आ गया। अभी कल या परसों के न्यूज़ में भी ये था, आपने देखा हो, तो वहाँ पर भी ये था। और अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि मच बिफोर सेलिब्रेशन 15 इयर्स नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, कौन सा, वंदे मातरम।
वंदे मातरम. November 7, directors composed the song Owen Bande Mataram tune album माँ तुझे सलाम. एल्बम माँ तुझे सलाम. माँ तुझे सलाम. It was song that was immensely popular. Why this sudden focus of Bande Mataram? Debate on parliament, accusation that word's original song muted appease certain section and amounted betrayed the Congress so-called mutilation. The song a line peddled by the government of the day was the part official resolution of Congress Working Party Working Committee meeting Calcutta on October 30, 1937. Working Committee, Congress Working Committee meeting Jawaharlal Nehru chairing the session. Almost the big stalwarts included Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Maulana Abul Kalam Azad, Bhula Bhai Desai, Jamnalal Bajaj, आचार्य जेबी कृपलानी. ये जनरल आचार्य जेबी कृपलानी जो है उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी. ठीक है. पट्टा भी सीतारमैया, राजा जी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, नेता सुभाष चंद्र बोस की अटेंडेंस थी वहां पे. द सेंस ऑफ मीटिंग द महात्मा गांधी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ CWC. क्वेश्चन में आ जाएगा. CWC के मेंबर थे महात्मा गांधी. CWC क्या था? कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी था. CWC कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी. क्लियर? कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी थी. He was a special invitee and was finalizing working of the resolution which was moved by Rajendra Prasad, later the President of India, and seconded by Sardar Patel, Home Minister, Independent India. ठीक है. प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद. और होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल. द रिजोल्यूशन unanimous working committee have given carefully consider to the question that has been raised regarding the Congress anthem Bande Mataram. This song has historic background and has evoked deep enthusiasm and powerful sentiment in the course of our. For the second time, much after one in the Constant Assembly, which sealed issue composed by Bankim Chandra Chattopadhyay. दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसको कंपोज करने वाले कौन थे? इसको कंपोज करने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है. ये इसके कंपोज करने वाले थे. वंदे मातरम फर्स्ट पब्लिश्ड इन लिटरेरी जर्नल. कौन से जर्नल में इसको प्रकाशित किया गया? बांग दर्शन में इसको क्या किया गया? प्रकाशित किया गया 1875 में. अब चौथा क्वेश्चन, इसको कौन से जर्नल में प्रकाशित किया गया? बांग दर्शन 1875.
स्टेट के लिए भी, दोनों के लिए ऐसे आपको चीज़ें मिलेंगी उसमें नोट्स में। आज तो हम इसमें बता रहे हैं, उसके बाद हम इसमें समझा कर भी चीज़ों को उसमें समझाएंगे। देन एंड वाज संग एट 1896 सेशन कांग्रेस बाय टैगोर। दीज एक्सरसाइज टुक प्लेस मच बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसको जो है, जब कांग्रेस सेशन हो रहा था उसमें टैगोर जी थे सेशन में, तो उस कांग्रेस सेशन में 1896 में इसको गाया गया था। 1896 में इसको गाया गया था कांग्रेस सेशन। और कांग्रेस सेशन हो रहा था तो 1896 में इसे संग किया। ठीक। No doubt that song become the spirit of all meeting of national movement, which also substantial representation by Muslim also. It was in 1935 when the Government of India Act was enacted that India got chance participation in electoral exercise to get in provincial assemblies. Central Legislative Assembly, the issue of partition in the election held in 1937। अर्थात जैसे ही पार्टीशन की बात कब चली, पार्टीशन की बात चलने से पहले उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब इंडिया जो है अपना सारा कुछ देखेगा। जैसे अनाउंसमेंट ऐसा हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें बंटवारा चाहिए। कारण ये था कि उन्होंने कहा कि अब इंडिया अपना क्या बनाएगी, कानून संविधान बनाएगी। तो जैसे ही कॉन्स्टेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये नोटिस मिला, ये अनाउंसमेंट मिला, तो वहीं पर मुस्लिम लीग ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो वहीं पर आगे उसी डेट में 1937 1920 के डिकेड में 1937 में ही उन्होंने कह दिया प्लान ले आके, ठीक है, उन्होंने कह दिया प्लान ले आके कि ऐसा है कि जो इस संविधान के बनाए हुए कानून को मानेंगे वो ठीक, जो नहीं मानेंगे उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, उनको दबाया नहीं जाएगा कि इस कानून को, इस संविधान को माने। इसी के लिए उन्होंने कहा कि पार्टीशन आएगा, तो विभाजन कर दिया। ठीक है, विभाजन कर दिया तो कांग्रेस और पाकिस्तान ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मतलब पाकिस्तान ने, दोनों ने मान लिया। ठीक ठीक है, तो अब उसके आगे की स्टोरी है। लेकिन एक चीज़ और है, फिर उसी के भाग में आगे बढ़ते गए तो फिर समस्या और हुई, क्योंकि कैमिनल जो अवार्ड है वो भी आया। ठीक है, आगे चलकर तो वो हिस्टोरिकल पार्ट है, तो हिस्टोरिकल पार्ट में कभी आएगा तो इसको हम बताएंगे। अब इसमें इस चीज़ को आगे देखते हैं, क्योंकि आगे का भी हमें देखना है। 1937 हैज इनर पार्टी रिपरक्यूशन, कांग्रेस कैप्चर्ड provincial assembly somewhere, Muslim League, Congress entered the portals, also duty ensure diverse culture, have Bande Mataram sung government functions. Calcutta session become a focal point, decide have edited version would have pan India appeal. Song obviously references to the Hindu goddess, but if one wanted ensure broadly unity of religious group of basic, वही मैंने आपको जो बताया उसमें हिंदू गॉडेस पूरा दिया गया है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। Understanding the theme of essential, it was pragmatic decision. It was pragmatic decision which made them contest election in alliance and continuation government next 2 years. 1939 Congress ministry resign 8 provinces of British India, रिजाइन कर दिया। क्लियर। अब आगे
ये आगे गया। Later, the Constituent Assembly was convened and interim parliament was doubling the Constituent Assembly 1947, 2008 Congress member, 37 Muslim League and 15 others. Also 93 members nominated from the princely states, right, giving a 389 members. आफ्टर, अब आप हिस्ट्री ये उठाओ, पॉलिटी के उठाओगे, पॉलिटी का पहले पेपर, पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही, अब पूछ लोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन इस बार आ गया, तो इसके लिए अब क्या करोगे, आपका दिमाग ये क्लिक करना चाहिए, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रिवीजन होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रिवीजन होना चाहिए, 1935 एक्ट का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से इम्पोर्टेंस बन रहा है, 1947 का भी होना चाहिए, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हो जाते हैं। अब आप जाके उस अपने सब्जेक्ट के टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जब आपको कोई समस्या नहीं होगी उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका काम डन, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम आज तरीका ही बता रहे हैं। Muslim League members from Constituent Assembly 299 members, majority of them Hindu, fold not to be placed, state that Dr. B.R. Ambedkar possible win League dominated assembly after partition could not continued and was Nehru made decision to Bombay governor nominated Dr. Ambedkar। अब अंबेडकर जब उधर से आ रहे थे, अंबेडकर पहले शुरुआती दौर पे तो हारे भी नॉमिनेशन से, जब वहाँ से इलेक्ट होके आए अंबेडकर, तो इशू क्या उठा दिए, कम्युनल का, क्योंकि कम्युनल अवार्ड उधर आ चुका था, रैमसे मैग्सेसे। अब जैसे अवार्ड आ चुका था तो उसमें क्या हुआ, कम्युनल के लिए सेपरेशन बढ़ता जा रहा था, और वही गांधी जी को अच्छा भी नहीं लग रहा था, हमारे महात्मा गांधी को, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम एक में रहें, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, और ये सेपरेशन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए खतरा बन सकता है, ठीक। मेकिंग चॉइसेस, कॉन्स्टेंट असेंबली आल्सो आइडियाज हैविंग अ नेशनल एंथम फॉर कंट्री मेंबर्स वेयर मेड, लिसन थ्री इंपॉर्टेंट सॉन्ग, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन। ताउ सेकुलर इन इट्स मीनिंग एंड सेट अ मार्चिंग ट्यून, सारे जहां से अच्छा। सेकुलर मीनिंग वॉज नॉट पिक्ड एज द लिरिस्टिक अलामा मोहम्मद इकबाल had become an ardent Pakistan supporter even after the final draft of constitution was adopted in 1949, house headed by Dr. Rajendra Prasad. 2 days before of coming into force of constitution in 1950, Vande Mataram sung in house by the group. However, members were in favor of Jan Gana Mana passing the resolution. It would be national song. The constitutional, which has article 395, never referred to any national song. As a part of constitutional framework, it was only 1976 42 amendment under Mahatma Gandhi tenure provision was introduced for fundamental duty, article 51A, which also, अब पूछेगा, अब आपसे पूछ लेगा 42 अमेंडमेंट क्या है, 51A ये क्या है, आप कहेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि चर्चा हुई है वंदे मातरम पे, तो क्वेश्चन वहां से बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? देन क्या हमने पढ़ा,
constitutional framework, it was only 1976 by 42 amendment under the Mr. Gandhi tenure that provisions was introduced the fundamental duty under Article 51A, which also clause the obligating every citizen abide by constitution and respect its idea, institutions, national flags and national anthem. It was later under the Prevention of Insult National Honor Act 1971 that disrespect to national anthem made penal offences. Supreme Court of India, Bijoy Emmanuel versus State Kerala upheld the constitutional right, freedom, religion, expression, provided that action don't disrupt public order or so disrespect the national symbol. Despite the being of Hindu majority, the Constituent Assembly selected Jan Gana Mana as the national anthem and was of the opinion Mande Matram would be the national song. National anthem or national song. Under each adapted version against this background, one has view of sudden evolution Vande Mataram. With the request made by the those in the ruling party, members of parliament considered they should add new fundamental duty, Article 51A. According the same respect of Bande Matram as Jan Gan Man. ठीक है 51। अब पूछ लेगा कि सेम रेस्पेक्ट के लिए किसके अंतर्गत सेम रेस्पेक्ट के लिए वंदे मातरम एज जनगण मन है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 51 in 2070, Justice M.B. Muralidharan of Madras Court, direction of Tamil Nadu School Education Department, school must sing Bande Matram at least once a week. एक वीक में एक बार जरूर। Croned in offices once a month. Nothing that song could be also be played at other government private establishments least once month. Judge said people felt that was too difficult sing Bengali or in Sanskriti step could be taken the translate the song into Tamil Nadu. अगर वो इस लैंग्वेज में गा नहीं रहा है तो उनका ट्रांसलेट इसमें कर ले। ये भी ऑप्शन दिया गया। क्लियर। आज हम Delhi High Court asks the government India to treat the Vande Mataram on a par with the national anthem. What is the curious is that it was the same Narendra Modi government that told the court that both national anthem and the national song and their sanctity and deserve equal respect. However, it said that the subject matter of the proceeding could be never be subject matter of a writ. The Modi government defended its position in court against the granting equal legal status to the national song as the national anthem by citing Prevention of Insult to the National Honor Act 1971, which specifically criminalizes disrupting the anthem but lacks a parallel provisions for the national song, highlighting the legal distinction. Deeper reading, the new controversy being the shout to be the greeted now over the national song 75 years after. अब एक चीज और आ जाती है, ये देखना जिस भी चीज़ों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 25 इयर्स कंप्लीट होता है, 50 इयर्स कंप्लीट होता है, 75 इयर्स कंप्लीट होता है, 100 इयर्स कंप्लीट होता है, उन चीज़ों पर जरूर ध्यान होना चाहिए, उनको रिटर्न जरूर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए ताकि दिमाग में रहे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है।
settle down, the Constituent Assembly makes one doubt the intention of the present government. Their agenda replaced the national song, simple resolution, parliament. Again, the similar exercise done cancel the special status, Jammu and Kashmir, amount of importance and publicity being given now to a non-issue certainly makes one believe that it could be the next move of the Narendra Modi government, which is to bring in a different national anthem for the country without disturbing the constitution of India and any law to contrary. क्लियर? बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब आगे से इन चीज़ों को पहले से आपको क्वेश्चन मिला रहेगा, जैसे हम इन चीज़ों के विषय में डिस्कशन करेंगे, एडिटोरियल हो गया और भी जो न्यूज़ आई हुई हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे, तो हम न्यूज़पेपर पर डिस्कशन, उसके बाद क्वेश्चन, उनसे क्या इंपॉर्टेंस पीटी एंड मेंस के क्वेश्चन, दैट्स इट कंप्लीट। ठीक, थैंक यू सो मच।